बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ्रेंड्स, दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद गुलशेर और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन कुछ मसरूफियत की वजह से मैं आपके लिए कोई वीडियो प्रिपेयर नहीं कर सका। लेकिन आज जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो देख के बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपके लिए कुछ प्रो टिप्स लेके आया हूँ। ये प्रो टिप्स फ्रेंड्स हम लोगों की तकरीबन कम से कम 5 साल फील्ड एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों ने उसमें से निकाले हैं। और ये जो पॉइंट्स मैं आज आपको बताऊंगा आज की वीडियो में, ये आपको ना ही इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर मिलेंगे, ना ही आपको कोई आर्किटेक्ट बताएगा। जस्ट आपको कम से कम 5 साल फील्ड में एक्सपीरियंस होने के बाद जाके ये चीज़ें जो है समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर नहीं देखोगे तो यार लॉस आपका होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. जी तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो हमारे बिगिनर आर्किटेक्चरल प्लानर्स हैं उनके लिए कुछ प्रो टिप्स लेके आया हूँ। ये प्रो टिप्स ऐसी हैं कि जो आपको बिगिनर लेवल पर भी प्रोफेशनल लेवल की प्लानिंग करने में हेल्प करेंगी। अगर आप इनको यूज़ करोगे तो इंशाल्लाह ताला आप एक प्रोफेशनल लेवल की आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो है उसको कर सकोगे। इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पर इसकी टेक्निकल टर्म्स के बारे में बताऊँगा। जैसे कि मैंडेटरी ओपन स्पेस जो है आप लोगों ने काफ़ी जगह पर देखा पढ़ा और सुना होगा, लेकिन ये क्या होती है आज हम इंशाल्लाह ताला उस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंडेटरी ओपन स्पेस जो होती है फ्रेंड्स, ये लाजमी ओपन छोड़ी जाने वाली स्पेस होती है। जैसे कि मैं अभी आपको एक प्लान दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक फ्रेंड्स प्लान है जिसके अंदर हम लोगों ने फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस छोड़ी है, साइड पे कुछ ओपन स्पेस छोड़ी है और बैक पे कुछ ओपन स्पेस छोड़ी है। तो या तो ये आपको बाईलाज के अंदर बाकायदा बता दिया जाएगा कि जनाब आपने जो है वो इतने फिट, जो मिनिमम इतने फिट आपने फ्रंट पे छोड़नी है, मिनिमम इतने फिट आपने बैक पे छोड़नी है, मिनिमम इतने फिट जो है वो आपने एक साइड पे छोड़नी है। तो ये आपको आपकी बिल्डिंग के बाई लॉज जो हैं वो बताएंगे। अब इनको लेके कैसे चलना है वो उन पे बात कर लेते हैं। अगर तो फ्रेंड्स आपने जस्ट फ्रंट पे या बैक पे या फ्रंट और बैक दोनों पे छोड़नी है या दोनों साइड्स पर भी आपने छोड़नी है, तब तो आपके पास पॉइंट क्लियर है कि जनाब आपने जो है वो दोनों साइड्स पे ओपनिंग छोड़ देनी है या फ्रंट बैक पे ओपनिंग छोड़ के आप तो वहां से क्लियर हो गए। लेकिन अगर आपने जस्ट एक साइड पर ये ओपनिंग छोड़नी है तो वो आप किस साइड पे छोड़ोगे? तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसको अपने कार पोर्च वाली साइड पे रख के ओपन को छोड़ोगे तो यहाँ पर आपके लिए व्यू डिज़ाइन करना जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। सेकंड नंबर पे आपकी वेंटिलेशन जो है वो भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी, आपका सीवरेज जो है वो भी सेपरेट हो जाएगा। और थर्ड चीज़ जो है आपकी जो प्लानिंग है वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगी। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे कार पोर्च की। कार पोर्च जो होता है फ्रेंड्स वो तो आप अगर तो आपका जो प्लॉट है जिसको आप डिज़ाइन कर रहे हो उसकी साइडों पर और बैक पर जो है वो घर बने हुए हैं या प्लॉट्स हैं, तो आप जो है वो किसी भी साइड पर उसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे उसको तैयार करो, वहाँ पे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा प्लॉट है जिसको आप डिज़ाइन कर रहे हो और वो कॉर्नर का प्लॉट है, तब जो है इसके ऊपर बहुत ही पॉइंट जो है वो हम लोगों का असरअंदाज होता है कि हम लोग किस पॉइंट पर जाकर कार पोर्च को डिज़ाइन करें। तो कार पोर्च को फ्रेंड्स सबसे पहले आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आपने कभी भी इसको कॉर्नर वाली साइड जो है वहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं करना। लाइक अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें, ये हमारे पास जो है वो कॉर्नर का प्लॉट नहीं है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसकी कॉर्नर होती इस साइड पे, ये दोनों साइडों पे इसके रोड होता, ये वाली राइट साइड पे और फ्रंट साइड पे, तो हम लोग यहाँ पर जो कार पोर्च को डिज़ाइन करें तो ये हम लोग यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर इस पॉइंट पे गलती करेंगे कि हर जगह पर आपके सामने जो रोड होता है उसकी विड्थ जो है वो आपको अच्छी खासी नहीं मिलती। आपको मैक्सिमम जो है वो 25 फीट की जो है विड्थ वो आपको मिलेगी। तो 25 फीट की जो विड्थ होती है उसमें अगर आप यहाँ से गाड़ी को टर्न करके लाओगे तो आपको इजाफी स्पेस जो है, इजाफी ओपनिंग जो है वो यहाँ इजाफी जो विड्थ है आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी ताकि गाड़ी जो है वो प्रॉपर टर्न करके आपके कार पोर्च के अंदर लग जाए। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी इस पॉइंट पर दो रोड्स आ जाते हैं, एक पॉइंट आपकी लेफ्ट साइड पर रोड आ जाता है, एक आपकी फ्रंट साइड पर रोड आ जाता है, तो दोनों साइडों से जहां से भी गाड़ी आएगी वो इजीली यहां पर आके टर्न करके अंदर आपके कार पोर्च में लग जाएगी और आपको जो है वो पार्किंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड चीज़ जो है फ्रेंड्स वो हम रखेंगे कार पोर्च का साइज़। कार पोर्च का साइज़ जो है फ्रेंड्स वो आपने दो चीज़ों के अकॉर्डिंग देखना है। एक तो आप कौन सी कार की पार्किंग दे रहे हो, सबसे पहला और मेजर पॉइंट कि कौन सी कार की पार्किंग आप डिज़ाइन कर रहे हो, एक तो पॉइंट आपने ये देखना है।
दूसरा जो पॉइंट आपने देखना है वो आपके प्लॉट के सामने वाली साइड पे जो रोड है उसकी विड्थ कितनी है, क्या गाड़ी वहां पे आराम से टर्न हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो वहां पर आराम से गाड़ी जो है फ्रेंड्स वो टर्न हो सकती है, तब तो आप जो है वो कार पोर्च की एक पार्किंग के लिए 9 फीट विड्थ भी दे दो तो वो काफ़ी है। आप 8.5 या 8 फीट विड्थ भी दे दोगे तब भी वो काफ़ी होगी। लेकिन अगर वहाँ पर जो है वो आराम से गाड़ी टर्न नहीं हो सकती, देन आपको क्या करना होगा कि जितनी आपकी गाड़ी की लेंथ है मिनिमम, या जितनी आप जो है वो कार पोर्च की लेंथ दे रहे हैं मिनिमम, उतने फिट आपको विड्थ वहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी कि आप एक कार की अगर पार्किंग डिज़ाइन करना चाहते हो और आपके प्लॉट के सामने जो है वो रोड बहुत ही जो है वो तंग है या बहुत ही उसकी विड्थ जो है वो कम है, लाइक 15 फीट उसकी विड्थ आ जाती है या 20 फीट विड्थ आ जाती है, तो आपको जो है फ्रेंड्स वो एक कार की पार्किंग की बजाय 2 कार की पार्किंग की जगह छोड़नी पड़ेगी। तब जाके फ्रेंड्स वो कार जो है इजीली टर्न होके अंदर लगेगी और आपके जो साइडों पे दीवारें हैं उनके साथ टच नहीं करेगी। थर्ड चीज़ जो है फ्रेंड्स वो है आपका रूम का साइज़। रूम का साइज़ फ्रेंड्स आपने इस अकॉर्डिंग से देखना है कि आपने अपनी तरफ से वो बिल्कुल ही बच्चों की तरह जितना आपकी जेहन में आया उतना आपने नहीं रख देना, बल्कि आपने जो है फ्रेंड्स वहाँ पे उसके यूजेज को देखना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक ये गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम जो है फ्रेंड्स, अब उसके अंदर क्या चीज़ें इंटीरियर में आती हैं, या तो आपके पास 2 फ्रेंड्स सिंगल बेड लगेंगे या आपके पास जो है एक डबल बेड लगेगा। तो यही इस गेस्ट रूम का टोटल इंटीरियर होगा। अब इंटीरियर के अकॉर्डिंग जो है आपने इसका साइज देख के डिज़ाइन करना है कि आप अगर सिंगल बेड लगा रहे हो तो उसको किस हिसाब से आप इंटीरियर उसका एडजस्ट करते हो, अगर आप डबल बेड को लगा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे जो है वो आप उसका जो इंटीरियर है वो सेटअप करते हो, उस हिसाब से इसका जो साइज़ है वो आपने रखना है। बेतुका साइज़ आपने नहीं उठा के लगा देना और बहुत बड़े साइज़ का भी आपने किसी चीज़ को डिज़ाइन नहीं करना, अदरवाइज जो है आपकी जो स्पेस है वो बहुत सारी ज़ाया होगी और आपका जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनेगा। एज इट इज़ अगर आप बात करते हैं ड्राइंग रूम की, तो ड्राइंग रूम के अंदर फ्रेंड्स आपने इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि आपने देखना है कि आपका जो क्लाइंट है वो कितने बंदों की सीटिंग वहाँ पे मांगता है, यानी कि अब उसकी डिमांड जो है वो कितने बंदों की सीटिंग की है, वहाँ पे कितने पर्सन्स जो है एट अ टाइम वहाँ पे सीटिंग कर सके। अब यहाँ पर जो फ्रेंड्स मेरे पास ड्राइंग रूम है, इसका जो साइज़ है यहाँ पर 2 सेट जो है वो बेड के सोफ़ाज़ के इजीली यहाँ पर लग जाते हैं। यहाँ पे 2 3 सीटर सोफ़ा लगेंगे, 2 2 सीटर लगेंगे, 2 सिंगल सीटर और एक दीवान भी इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है। दीवान जो है फ्रेंड्स वो एक किस्म का जो बेड टाइप सा सोफ़ा होता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको इंशाल्लाह ताला उस बहुत ही अच्छे उसके डिज़ाइन भी मिल जाएंगे और उसके साइजेस वगैरह भी आपको इजीली मिल जाएंगे। तो बेसिक हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी रूम को डिज़ाइन करना है आपने जो है उसकी यूजेज के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है। अब अगर हम बात करें बेडरूम की, तो बेडरूम के अंदर अगर आप इंटीरियर देखें तो इंटीरियर में वहाँ पे क्या आएगा, एक आपके पास डबल बेड आएगा, जबकि दूसरी साइड पर अगर तो आपका बाथ जो है वो छोटा है और आपके पास वहाँ पे ड्रेसिंग रूम जो है वो सेपरेट नहीं है, तब आपने क्या करना है, आपने अपने बेड के अंदर ही जो है वो आपने ड्रेसिंग की वार्डरोब जो है उसको आपने डिज़ाइन करना है। उसके अलावा आपने जो चीज़ें वहाँ पे देखनी है वो ये देखनी है कि एक तो आपका डबल बेड जो है फ्रेंड्स वो वहाँ पे इजीली एडजस्ट हो सके। सेकंड नंबर पे आपके पास वहाँ पे 2 चेयर और एक कॉफ़ी टेबल जो है वो इंटीरियर के अंदर इजीली आ सके। तो इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो बेड का साइज़ डिज़ाइन करना है। अगर आप इसको एक्स्ट्रा साइज़ देंगे तो वो आपकी चीज़ जो है वो देखने में तो काफ़ी बड़ी लगेगी, लेकिन वो एक्स्ट्रा स्पेस जो है वहाँ पर वो ख़राब भी करेगी और वहाँ पे बहुत सारी स्पेस को ज़ाया भी करेगी। ऐसे ही अगर आप बात की बात करें तो बात में आपने अपने जो क्लाइंट है उससे पूछना है कि अब वो बात के अंदर क्या क्या इंटीरियर चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आपने जो है फ्रेंड्स वहाँ पे उसको डिज़ाइन करना है, उसका साइज़ जो है वो आपने डिज़ाइन करना है। अब बात के अंदर अगर तो आप वार्डरोब बना रहे हो तो वार्डरोब की जो डेप्थ होती है फ्रेंड्स वो 22.5 इंचज़ यानी कि 22.5 इंच होती है। तो उसकी स्पेस को आपने छोड़ के जो है वो डोर लगाना है। बाकी एरिया जो है उसके अंदर भी आपने मिनिमम जो है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक वार्डरोब यहाँ पर हम लोगों ने बाथ के अंदर बनाई है, तो यहाँ पर बाथ के अंदर वार्डरोब बनाने के बाद हम लोगों को यहाँ पर मिनिमम जो है वो 3 फीट जो क्लियर स्पेस जो है वो छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो भी बाथ का इंटीरियर है वो स्टार्ट करेंगे। एज इट इज़ अगर आपके पास यहाँ पर जैसे ड्रेसिंग रूम आपके पास सेपरेट आ जाता है, तो ड्रेसिंग रूम जो है उसको आपने इस तरीके से डिज़ाइन करना है कि वार्डरोब लगने के बाद वहाँ पर आप जो है कपड़े जो इजीली वहाँ पर आप चेंज कर सकें, वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए।
और पीछे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो बाथ का साइज़ है मैंने 8 फीट उसकी विड्थ रखी है और 10 फीट उसकी लेंथ रखी है। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि ये इसके अंदर मेरा इंटीरियर जो है वो बहुत ही प्रॉपरली इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर एक बाथ टब भी लगा सकता हूँ, एक शावर स्टॉल भी लगा सकता हूँ, एक कमोड और एक बेसन भी लगा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं एक वॉशरूम की सीट जो है वो भी यहाँ पर यूज़ करवा सकता हूँ। अब आ जाएं अगर आप टीवी लाउंज की तरफ, तो टीवी लाउंज के अंदर फ्रेंड्स ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ड्राइंग रूम से हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा ही स्पेस आप वहाँ पर दें। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि ड्राइंग रूम जो है वो घर के बहुत साल का अगर आप वहाँ पे उसकी यूजेज देखें तो ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज को आप कंपेयर करें तो टीवी लाउंज की जो यूजेज होती है फ्रेंड्स वो हमेशा ज़्यादा निकलेगी, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम ऐसे विजिटर्स होते हैं जिनको आप घर के अंदर जो है वो लेके जा सकते हो। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जो टीवी लाउंज का आपका साइज़ है वो थोड़ा सा आपने ड्राइंग रूम से बड़ा रखना है। अगर आपके पास ड्राइंग रूम में सिटिंग की डिमांड ज़्यादा आ जाती है तो आप ड्राइंग रूम की सिटिंग जो है वो ज़्यादा कर सकते हो, और टीवी लाउंज की सिटिंग जो है उसको आपने इस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि टीवी लाउंज जो होता है वो साल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली स्पेस होती है। किचन के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाली स्पेस होती है फ्रेंड्स वो टीवी लाउंज होता है, जहाँ पर बैठ के आपके गेस्ट जो हैं वो आप उनको उसके साथ डील करते हो। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हो। जबकि अगर आप देखो तो बेड जो है आपका उसमें जस्ट आपने अपने रात को वहाँ पे सोने के लिए जाना है, जबकि किचन जो है वहाँ पे फीमेल्स जो है अपने दिन का सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, और जो वैसे बॉयज़ हो जाते हैं या हम लोगों के जो एल्डर्स हैं वो अपने दिन का जो मैक्सिमम टाइम है फ्रेंड वो यहाँ पर टीवी लाउंज में स्पेंड करते हैं। तो आपने इसको इस हिसाब से जो है डिज़ाइन करना है कि आपकी जो मीडिया टेबल है वो कहाँ पर आएगी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इसको सारा कुछ देख के डिज़ाइन करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी टीवी लाउंज का इंटीरियर देख लें तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपनी जो है वो मीडिया टेबल को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट पे एक सोफ़ा हमारा ऐसे लग जाएगा वर्टिकल शेप में, दूसरा सोफ़ा यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्पेस में लग जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास जो स्पेस बचती है वहाँ पर हम लोग 2 सीटर या सिंगल सीटर सोफ़ा भी लगा सकते हैं। थर्ड चीज़ जो आपके पास आ जाती है फ्रेंड्स वो है डाइनिंग एरिया। तो डाइनिंग एरिया को जब भी आपने डिज़ाइन करना है तो आपने जो है वो डाइनिंग टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करना है कि डाइनिंग टेबल विद चेयर्स लगने के बाद आपके पास साइडों पे कम से कम 3-3 फीट जो है वो स्पेस होनी चाहिए। तो जितने बंदों की कैपेसिटी का अगला बंदा डिमांड करे, आपका क्लाइंट जो है वो आपसे डिमांड करे, उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी साइडों पे जो है वो 3-3 फीट का ऑफसेट दे के फिर डाइनिंग एरिया को आपने जो है वो डिज़ाइन करना है। फोर्थ नंबर पर फ्रेंड्स आपके पास लास्ट नंबर पर जो हमारी बात आती है वो होती है फ्रेंड्स आपकी स्टेयर की। तो स्टेयर जो होती है फ्रेंड्स कोशिश करें कि आप जो है घर से इसको सेपरेट ही रखें ताकि ये प्रॉपर एक लॉबी की शक्ल में हो आपके पास, और आप जो है वो इसको ये जो स्टेयर्स है आपकी आपके टीवी लाउंज को या किसी और एरिया को डिस्टर्ब ना करे। सेकंड जो स्टेयर्स का पॉइंट है फ्रेंड्स उसमें ये है कि कई लोग आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हमारे लोकल हैं जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो बहुत टाइम पे ये जो छोटे घरों में चीज़ यूज़ होती है कि वो रेलिंग लगाने की बजाय जो है वो ईंटों की चिनाई करवा देते होते हैं साइडों पे। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो 6 इंच तक की जो जगह है वो स्टेयर की विड्थ में से जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी जो स्टेयर्स की क्लियर विड्थ है वो 6 इंच कम हो जाती है। तो आपने जब भी इसको डिज़ाइन करना है तो एक बात आपने माइंड में रखनी है कि अगर आप 4 फीट जो है वो स्टेयर्स की विड्थ देते हैं तो अगर वो फ्रेंड जो आपका क्लाइंट है वहाँ पे रेलिंग लगाने की बजाय अगर तो वो रेलिंग लगाता है तो रेलिंग की जो विड्थ होती है फ्रेंड्स वो होती है 3 इंच, तो आपके पास जो है वो 3 इंच डिडक्शन होगी। लेकिन अगर वो ईंटों की चिनाई वहाँ पर करवा देता है तो आपके वहाँ पर 3 इंच की बजाय 6 इंच की डिडक्शन होगी। अब जो हमारा बिल्कुल लास्ट पॉइंट है वो है आपकी एंट्रेंस। एंट्रेंस को जब भी आपने डिज़ाइन करना है तो वहाँ पर आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपका जो आपका विड्थ है एंट्रेंस की, वहाँ पर आपका जो सामान है वो इजीली वहाँ से मूव कर सके। लाइक अगर आप यहाँ पर एंट्रेंस लॉबी को देखें तो मैंने यहाँ पे 6.25 फीट 6 फीट और 9 इंच की जो है एंट्रेंस लॉबी वाइड जो है वो डिज़ाइन की है। अब यहाँ पर अगर कोई भी बंदा जो है वो ड्राइंग रूम के अंदर फर्नीचर ले जाना चाहे या गेस्ट रूम के अंदर फर्नीचर ले जाना चाहे तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर इसको मैं छोटा कर दूं और सिर्फ 3.5 फीट या 4 फीट की इसको मैं एंट्रेंस लॉबी रखूं तो जब वो यहाँ से फर्नीचर को टर्न करेगा तो वो दीवारों के साथ फ्रेंड्स टच करेगा, जिससे क्या होगा कि आपकी दीवारों की और आपकी जो दरवाज़ों की जो फ्रेंड्स जो आपका फ्रेम होता है उसकी फिनिशिंग जो है फ्रेंड्स वो ख़राब हो जाएगी।
तो ये हमारी फ्रेंड्स कुछ प्रो टिप्स थी रेजिडेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी प्रो टिप्स जो है वो पसंद आई होंगी और आपने इनको एंजॉय किया होगा। अगर आप इन प्रो टिप्स को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इनको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है आप प्रोफेशनल लेवल की आर्किटेक्चरल प्लानिंग जो है वो कर सकेंगे। और चाहे आप बिगनर्स हैं तब भी आप जो है वो एक अच्छा प्रोफेशनल आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो प्रिपेयर कर सकेंगे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, शाद रहें, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। खुदा हाफिज़।